वेलकम एवरीवन टू अ सेशन ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। ये हमारी यूरेका सीरीज का पहला लेक्चर है। इस सीरीज के अंदर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो हमारे काफी क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तो हमारे को सबसे पहले ध्यान रखना होगा हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारे थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है। और उन्हीं में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी फंडामेंटल राइट है, जो कि है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंदर मेंशन्ड है। अब ये जो हमारी फंडामेंटल राइट है, ये हमारे को एम्पावर करती है कि हम जो अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो उसको यूज करते हुए किसी भी सोसाइटी के मेंबर से एक डिस्कशन होल्ड कर सकते हैं, एक कन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी फ्रीडम है, इसके कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है। अब ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये टोटल हमारे 8 हैं और इन्हीं में से एक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का आपको नाम याद होना चाहिए, लेकिन इनके बारे में अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो जो आपके करंट अफेयर्स के साथ में लिंक होकर के आपके कुछ न्यूज वगैरह के अंदर अपडेट होता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको केस लॉज वगैरह के बारे में भी याद होना चाहिए। तो चलिए, अब हम सुप्रीम कोर्ट की या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर इनके रिगार्डिंग क्या मेंशन्ड है उसके बारे में डिस्कशन होल्ड करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमारे इसके रिगार्डिंग है आर्टिकल 129, आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 215 के अंदर। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को एंड हाई कोर्ट्स को एम्पावर करते हैं कि अगर कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे तो ये उसके खिलाफ या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी अथॉरिटी के खिलाफ ये केस रजिस्टर कर सकते हैं और उन्हें पनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो गए। लेकिन हमारे को ध्यान रखना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं है। उसके लिए हमने कोर्ट को एम्पावर तो कर दिया, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया। तो ये हमने डिफाइन कहाँ किया है? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग हमने एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट से पास कर दी थी। वो थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। अब ये जो एक्ट है, इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो सिंपली एंड सिंपली ये कहती है कि अगर कोई भी पर्सन या अथॉरिटी डिसरिस्पेक्ट करती है डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। अब इस एक्ट के अंदर हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक सिविल कंटेम्प्ट और एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब देखिए, सिंपल शब्दों के अंदर हमारे को ये याद रखना होगा कि अगर कोई भी पर्सन कुछ भी ऐसे एक्शंस लेता है जो कि कोर्ट की इंटेग्रिटी, डिग्निटी या फिर जो कोर्ट का जजमेंट है वो उसको जो सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट हो, तब रिडिक्यूल कर सके कोर्ट का जो जजमेंट है, तो या फिर कोर्ट की जो इमेज है वो लोगों के अंदर थोड़ी सी हैम्पर करे, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट देता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सिंपल डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। तो चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे सिविल कंटेम्प्ट की। तो सिविल कंटेम्प्ट की जो डेफिनेशन है हमारी सेक्शन 2B ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। सिविल कंटेम्प्ट की डेफिनेशन सिंपली स्टेट करती है कि अगर कोई भी इंसान जानबूझ करके डिसओबे करता है किसी भी कोर्ट के जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर या फिर रिट पिटीशन या वेरियस अदर प्रोसेसेस जो हमारे कोर्ट के अंदर होते हैं उनको, तो वो लायबल होगा सिविल कंटेम्प्ट के लिए। तो चलिए, इसके एक इलस्ट्रेशन के थ्रू एग्जांपल लेकर के हम समझ लेते हैं। तो ए एक अक्यूज्ड है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, इनके ऊपर फाइन लगाया जाता है 500 रुपीज या फिर 2000 रुपीज, आपकी लोकेशन के अनुसार ये डिपेंड करेगा। अब कोर्ट के अंदर इनको जैसे ही ले जाया जाता है और कोर्ट के अंदर गिल्टी प्रूव हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में इनको बोला जाता है कि भैया फाइन भरिए। अब ये जो अक्यूज्ड हैं ए, इनको नॉलेज है कि भाई ऐसा एक ऑर्डर इनके खिलाफ आ चुका है, इनकी एबिलिटी भी है कि भाई ये 500 रुपीज या 200 रुपीज फाइन के अंदर दे सकते हैं, लेकिन ये फिर भी जानबूझ करके फाइन पे नहीं करते हैं, डिसोबे कर देते हैं, तो ये लायबल होंगे सिविल कंटेम्प्ट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। अब देखिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर और सिविल कंटेम्प्ट के अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन इसी एग्जांपल के थ्रू हम एक डिफरेंस समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे फाइन पे करने से मना कर दिया, ठीक है, तो वो सिविल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। लेकिन जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है उसे ही फाड़ दिया या फिर कोर्ट के अंदर अभद्र भाषा का,
रॉन्ग वर्ड्स का यूज करने लग गए जज साहब के आगे या फिर किसी भी कोर्ट के ऑथराइज पर्सन के अगेंस्ट, तो ये लायबल हो जाएंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए। ठीक है, तो एक सिचुएशन से आप दूसरी सिचुएशन के अंदर जा सकते हैं ड्यू टू योर एक्शंस। इसका एक फेमस एग्जांपल भी है, अगर आप लोगों ने जॉली एलएलबी मूवी देखी है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा रेफरेंस समझ में आ जाएगा कि मैं किस साइड आपको इशारा कर रहा हूं। जॉली एलएलबी मूवी के अंदर थोड़ा सा सामने वाले पर्सन को ये होता है कि भाई मैं जिंदा हूं, ये प्रूफ सामने वाला करना चाहता है, तो वो कुछ एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि कोर्ट की डिग्निटी के अगेंस्ट था, तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए लायबल हो गए थे। आई होप आपको ये रेफरेंस समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की जब हम बात करते हैं तब उसकी डेफिनेशन हमारे सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई भी पब्लिकेशन करता है, पब्लिकेशन का मतलब हो गया कोई भी पब्लिकली किसी सेकंड थर्ड पर्सन को जाकर के ईदर बाय वर्ड्स, एक्सप्रेशन, ठीक है, साइन, किसी भी तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बोल करके, रिक करके, हाथ के इशारे करके या फिर किसी भी तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन करता है तो वो लायबल हो जाएगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट की हमने 3 कैटेगरी दे रखी है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पहली कैटेगरी आ जाती है या फिर हमारा पहला जो ग्राउंड होता है वो क्या होगा, स्कैंडलाइजेस और टेंड टू स्कैंडलाइज, मतलब वो कोशिश करता है या फिर स्कैंडलाइज कर ही देता है, मतलब कोर्ट के बारे में कुछ एक ऐसी इमेज बना देता है लोगों के अंदर जिससे कि कोर्ट की डिग्निटी या फिर अथॉरिटी है वो लोअर होगी। अब यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना होगा कि भाई अगर कोई भी लोअर करना चाहता है अथॉरिटी, तो मान लेते हैं कि जैसे कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, अब जजमेंट के अगेंस्ट हमारे मीडिया पैनल्स वगैरह के अंदर बहुत अच्छा डिस्कशन करने की एक हैबिट है। अब वो हैबिट के अंदर डिस्कशन करते जा रहे हैं, लेकिन एक पर्सन जो है वो बोल देता है कि भाई इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर के ही हमारी कोर्ट्स ऑर्डर दे रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ज्यूडिशरी है वो बायस्ड है। तो इस तरह के जो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर किसी जज साहब के बारे में बोल देते हैं कि भाई ये जो जज साहब हैं हमारे, भले ही वो एक्चुअल में ना गए हों, ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक्चुअल में किसी जो अक्यूज्ड हैं या फिर जो पार्टीज ऑफ द सूट हैं, पार्टीज टू द केस है, उनसे ना मिले हों, लेकिन वो बोल देता है भाई इन्होंने तो ब्राइब ली है, ठीक है, इन्होंने तो पैसा लिया है सामने वाले से उनके फेवर में जजमेंट करने के लिए, तो ये हो गया स्कैंडलाइज करना। ठीक है, तो जब भी कोई इंसान एक ऐसा स्टेटमेंट दे देता है तो वो इस फर्स्ट कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेगा। लेकिन सेकंड कैटेगरी के अंदर ये होगा जो स्टेटमेंट्स है कि भाई ये हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट जाकर के जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हमारी जुडिशरी है, तो जब भी कोई एक ऐसा सेकंड स्टेटमेंट होगा तो वो हमारी सेकंड कैटेगरी के अंदर बिलोंग करेगा। मतलब लोगों के मन के अंदर एक थोड़ा सी भावना लाना या फिर संकोच लाना कि भाई हमारी जो जुडिशरी है वो हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाती है या फिर हम लोगों के अगेंस्ट है। तो जब भी कोई एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि जनता का जो फेथ है इन आर जुडिशरी, इन आर लीगल सिस्टम, वो हैम्पर करता है, उसे इफेक्ट करता है इन अ नेगेटिव वे, तो वो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर लायबल हो जाता है। अब थर्ड होता है एनी एक्शन। एनी एक्शन मतलब किसी पर्सन को अरेस्ट करने वाले हो, या फिर यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई कोर्ट का ऑर्डर है और आपने उसे फाड़ दिया या फिर अक्यूज ने उसे फाड़ करके फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब भी कोई इंसान कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं होने देता है या फिर उसके बीच में इंटरफियर करता है तो वो लायबल हो जाता है किसके लिए, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए। सो आई होप आपको ये सारे सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट विद एग्जांपल थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर एम्पावर्ड टू अवॉर्ड एंड सेंटेंस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब हमारे ऑर्डर कर सकते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तो उसका नेचर क्या होगा, तो ये इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि सिंपल इन नेचर होगा, नॉट रिगरस इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट हमारे दो तरह का होता है, सिविल एंड रिगरस। तो केवल और केवल यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दिया जा सकता है अप टू ए टर्म ऑफ 6 मंथ्स। तो 6 महीने से ज्यादा का हमारे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स इससे कम का भी हो सकता है, एक दिन का, एक महीने का, एक दिन या फिर एक घंटे का भी हो सकता है। अब यहाँ पे इसके अलावा कोर्ट के पास पावर होती है कि वो फाइन भी अवॉर्ड कर सकती है।
अब फाइन हमारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज का होगा। अगेन ये लोअर डिनोमिनेशन से हायर डिनोमिनेशन अप टू 2000 रुपीज का हो सकता है, या फिर बोथ 6 months एंड 2000 रुपीज बोथ एक साथ अवॉर्ड किए जा सकते हैं सामने वाले को पनिशमेंट के रूप में कि भाई ये आपको करना ही होगा। 2000 रुपए का आपको जुर्माना भरना होगा और 6 महीने जेल के अंदर आपको सजा काट के आनी ही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर के रिगार्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल खुद ही के कंटेम्प्ट के लिए नहीं, अपनी हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन वेरियस अदर ट्रिब्यूनल्स इन आवर कंट्री के केस में भी हमारे अवॉर्ड कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिगार्डिंग पनिशमेंट। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स केवल और केवल अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और खुद ही के जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर अगर कोई कंटेम्प्ट करता है तो उसके रिगार्डिंग अवॉर्ड कर सकती हैं सेंटेंस। अब अगर हम बात करें इसके रिगार्डिंग हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ क्रिटिसिज्म आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लॉ के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के अंदर मेंशन्ड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो कोर्ट के रिगार्डिंग हमारे को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना होता है। ठीक है, सोच समझ करके हमारे को अपनी ओपिनियन किसी कोर्ट के जजमेंट के रिगार्डिंग देनी होती है। लेकिन ये जो हमारे को सोच समझ के बोलना है ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव बोला जाता है। सब्जेक्टिव कैसे? तो देखिए, अगर आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि भाई, या फिर हमारे को इस चीज का ध्यान देना होगा कि भाई जज साहब का टेम्परमेंट कैसा है, मूड कैसा है और जज साहब की थिंकिंग कैसी है। तो किसी जज के अकॉर्डिंग या फिर किसी एक जस्टिस के अकॉर्डिंग जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, वो किसी दूसरे जज के अकॉर्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ का कि भाई आप इसको सब्जेक्टिव इन नेचर ना रखते हुए इसको ऑब्जेक्टिव इन नेचर करें कि कहां पे कंटेम्प्ट होगा, कहां पे कंटेम्प्ट नहीं होगा। अदरवाइज किसी जज के अकॉर्डिंग आप लायबल नहीं होंगे और किसी जज के अकॉर्डिंग आप लायबल हो जाएंगे। तो दिस इज अ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब हम बात करेंगे डिफेंसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे हमारे को ध्यान रखना होगा 2006 के अंदर डिफेंस ऑफ ट्रुथ भी हमारे एक वैलिड डिफेंस ऐड हो चुका है। साथ ही साथ इनोसेंट पब्लिकेशन, फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म भी हमारे एक वैलिड डिफेंस होते हैं। अब यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। अब ए और बी के बीच में एक स्यूट चल रहा है, जिसके स्यूट के मतलब केस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो हैं, प्रिसाइडिंग जज हैं वो हैं सी। अब सी यहाँ पे डी इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, एक थर्ड पार्टी एलिगेशन लगाती है कि भाई बी और सी के बीच में एक मीटिंग हुई थी 1 जन को और 2 फेब को सी ने बी के फेवर में एक जजमेंट दिया है। अब अगर ये ऐसा एक एलिगेशन लगाते हैं ड्यू टू ट्रूथ डिफेंस ऑफ ट्रूथ, ये एक रीजनेबल क्रिटिसिज्म के अंदर आएगा। ठीक है, रीजनेबल एंड फेयर क्रिटिसिज्म का यहाँ पे डिफेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सिचुएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करना शुरू करते हैं तो हमारे पास और भी एग्जांपल्स बन सकते हैं। अब यहाँ पे ई के मैरिज फंक्शन के अंदर या फिर इनके किसी पार्टी वगैरह के अंदर जाते हैं सी, और यहाँ पे इनको गलती से मिल जाते हैं बी। तो क्या यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने इन दोनों के बीच में कोई मीटिंग वगैरह हुई थी? तो यहाँ पे ये एक इनोसेंट पब्लिकेशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पे आपके एक थोड़े से वैलिड क्वेश्चंस बनना शुरू होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अब देखिए, यहाँ पे अगर इन लोगों के बीच में कुछ भी बात नहीं हुई है या फिर जस्ट वो पार्टी में थे, इन्होंने बात नहीं की और ऐसी इस चीज की नॉलेज डी को है और तब भी वो ऐसे एलिगेशंस लगाते हैं, तब ये एक रीजनेबल या फिर फेयर क्रिटिसिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखिए, शहर के अंदर बहुत सारे लोग बाग होते हैं, वो आपको रोड पे चलते हुए कहीं मिल जाते हैं या फिर किसी जगह पे मिल जाते हैं, सामने टकरा जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनके बीच में मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के अंदर या फिर आपको सिचुएशन के हिसाब से उसको थोड़ा सा देखना और समझना पड़ता है। आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म क्या होगा, इनोसेंट पब्लिकेशन क्या होगी। अब यहाँ पे इनोसेंट पब्लिकेशन के नाम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई इनको लगा था कि जो पार्टी थी वो थी एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर, मान लेते हैं हम जयपुर के अंदर पार्टी थी। अब जयपुर जैसे ही वो पार्टी अटेंड करने जाते हैं सी, वो किसकी पार्टी अटेंड करने गए थे? ई की पार्टी। उसी के पास वाले मैरिज गार्डन के अंदर या फिर पास वाली बिल्डिंग के अंदर ही
बी की पार्टी चल रही थी। तो यहाँ पे इन्होंने गलती से बोल दिया डी ने कि ये इनकी पार्टी में गए थे, सी इनकी पार्टी में गए थे। तो यहाँ पे क्या ये इनोसेंट पब्लिकेशन आएगा? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रैकी एरिया हो जाता है। रीजन बीइंग इनको गलती से लगा कि भाई यहाँ पे चले गए हैं, तो ये इनोसेंट पब्लिकेशन की कैटेगरी में आएगा और इनको डिफेंस मिल सकता है अगर मेंस रिया का एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, गिल्टी माइंड का एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर, रीसेंट इवेंट्स के ऊपर, जहां पे हमारे को इनको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब देखिए, प्रशांत भूषण जो कि हमारे एक इंपॉर्टेंट या फिर वेरी फेमस सिविल राइट्स लॉयर है, इन्होंने कुछ स्कैंडलस स्टेटमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जज थे उनके खिलाफ। तो इनको गिल्टी उनके अंदर पाया गया था। अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है तो प्लीज इस वीडियो के स्कोप से वो बाहर है, तो इनके ऊपर जाके थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट ये जो सिचुएशन है वो कोट करके समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। तो जब इनको गिल्टी माना गया तब इनको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर गिल्टी माना गया था और 1 रुपी का फाइन देने के लिए इनको लायबल माना गया था। अब इसके बाद में आते हैं इन्हीं की एक और सिचुएशन। अब देखिए, ये वाली सिचुएशन तो काफी फेमस हो गई थी। सेकंड सिचुएशन ये हुई थी जब हमारे मध्य प्रदेश के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ था या फिर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर हुए थे। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट के पास आया। तो हमारे उस टाइम के जो सिटिंग जज थे या फिर अभी के प्रेजेंट सिटिंग जज हैं, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो मध्य प्रदेश गए थे। तब इन्होंने वापस से एक ट्वीट किया था जो कि स्कैंडलस था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने माफी मांग ली थी, जिसकी वजह से, माफी मांगने की वजह से इनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वापस केस नहीं चला, वरना इनके ऊपर वापस से केस फाइल हो सकता था। अब देखिए, पहली वाली सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, दूसरी सिचुएशन बता दी है, तो दूसरी वाली सिचुएशन से हमारे को एक और आइडिया लगता है। साथ ही साथ वो क्या आइडिया है? अब देखिए, अगर कोई यहाँ पे माफी मांग लेता है तो वो भी एक वैलिड डिफेंस होता है। और यहाँ पे सिचुएशन के ना आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो भी वापस ले लिया गया था। तो उसकी वजह से भी अगर कोई इंसान माफी भी मांग लेता है तो उसकी वजह से भी वो एक वैलिड डिफेंस होता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत स्टेटमेंट दे दिया, तो वो एक वैलिड डिफेंस होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। नेक्स्ट आ जाते हैं कुणाल कामरा का केस। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है। अब मुझे तो इनके जोक्स इतने समझ में नहीं आते हैं कि भाई आपको इतने स्कैंडलस जोक्स वगैरह बोलने की और कोर्ट की तौहीन करने की इतनी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने किया। अब देखिए, इन्होंने, इनका एक थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ था फ्लाइट के अंदर अर्नब गोस्वामी के साथ। आर्गुमेंट कुछ इस तरह का था कि ये बोले जा रहे थे अर्नब गोस्वामी ने इनको कुछ भी नहीं बोला था। अर्नब गोस्वामी इज द ओनर ऑफ रिपब्लिक टीवी। तो जब इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए थे और काफी प्रोवोक करने की कोशिश की थी अर्नब गोस्वामी को, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ था? कुणाल कामरा को फ्लाइट से कुछ कंपनीज ने बैन कर दिया था कि भाई 1 साल 2 साल के लिए हम आपको बैन करते हैं अपनी फ्लाइट से। अब उसके बाद रिपब्लिक टीवी के जो ओनर हैं अर्नब गोस्वामी, इनके ऊपर केस चला। केस इनके ऊपर 2 चले हैं। अब देखिए, ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन का जो सुसाइड है उसके रिगार्डिंग भी केस चल रहा है और साथ ही साथ टीआरपी, ठीक है, टीआरपी रिग करने का भी इनके ऊपर केस चल रहा है। तो उसके रिगार्डिंग जब इनको अरेस्ट किया गया, तब उसके बाद में जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेल ग्रांट कर दी, तब इनके कुछ स्कैंडलस स्टेटमेंट थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके सामने है, मुझे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्कैंडलस स्टेटमेंट थे। अब किस तरह के ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं हमारी जुडिशरी के लिए, आप देख करके समझ सकते हैं। तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल हो चुका है। तो चलिए, ये 2 सिचुएशंस थी, एक कुणाल कामरा की हो गई और दूसरे प्रशांत भूषण की। बाय द वे, ये मैं आपको कहूंगा कि अपने लेवल पे एक बार इनके ऊपर रिसर्च कीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। एंड रीजन बीइंग, यहाँ पे हमारे को फॉर और अगेंस्ट के जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी थोड़े से पढ़ करके समझने होंगे। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है रचिता तनीजा का। तो इनका एक ट्विटर अकाउंट है जिसके ऊपर इन्होंने एक ट्वीट किया, जिसके ना इन्होंने एक इलीगल नेक्सस बताने की कोशिश की बीजेपी, अर्नब गोस्वामी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। इस ट्वीट के ने इन्होंने ये बताया या फिर ये इंसिनुएट करना चाह रही थी, डिपिक्ट करना चाह रही थी कि भाई बीजेपी प्रोटेक्ट करती है अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से। अब जब इस तरह के ट्वीट्स किए जाते हैं और इस ट्वीट के अंदर जो स्टेटमेंट इनके द्वारा लिखा गया है, जब हम इस तरह के स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तब हमारे को ये चीज समझनी होगी कि कहीं ना कहीं जाकर के हमारे को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन प्लेस करनी पड़ेंगी या फिर उन्हें यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि हमारी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू
रिट जुरिस्डिक्शन, अगर हम उन्हीं के अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गलत तरीके से यूज करते हैं तो हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर ये बहुत ही खराब प्रभाव डालते हैं। इल इफेक्ट्स इसके कुछ ज्यादा ही हो सकते हैं। अब हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, जो फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी लॉज हैं और इनके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए, मीडिया को हमारे पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन जब ये हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कुछ ऐसे स्टेटमेंट देती हैं और फिर इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट की जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं वो खतरे में है। लेकिन हमारे को ये समझना होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर रही हैं और कुछ लोग बाग उनके ऊपर गलत तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह का यूज करते हुए इनके ऊपर कुछ गलत स्टेटमेंट्स वगैरह देते हैं, तो वो हमारे को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रिस्ट्रिक्ट करने होंगे और ऐसे स्टेटमेंट्स को रोकना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई काफी लोग बाग अगेंस्ट के अंदर इसके स्टेटमेंट आता है कि भाई कॉमेडियंस जो होते हैं और हमारे जो कॉमिक आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं, उनका काम ही होता है सटायर का यूज करते हुए लोगों के अंदर एक लाफ्टर प्रोड्यूस करना, और जो काफी एक डायर सिचुएशन होती है, जो कि काफी एक रिस्ट्रिक्टिंग सिचुएशन होती है कि भाई लोग बाग काफी ज्यादा परेशान है। ठीक है, वो कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर हो क्या रहा है, तो उसको लाफ्टर के थ्रू सॉल्व करने की, टेंशन ईज करने की कोशिश की जाती है। और लोग बाग भी अगर ऐसे जोक्स के ऊपर हंसते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट जो हो जाते हैं इस तरीके की, लोग बाग भी हंस रहे हैं तो सही है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर मॉब लिंचिंग के अंदर काफी सारे लोग बाग एक इंसान को गलत मान करके उसको मार देते हैं, तो फिर मॉब लिंचिंग व्हाई इज इट अ क्राइम? तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई जोक करता है, उसके ऊपर कुछ लोग बाग बैठ करके हंसते हैं और लोग बाग, जितने ज्यादा लोग बाग हंसेंगे उतना सही हो जाएगा, तो ये कहीं से भी स्टेटमेंट सही नहीं है। वरना तो फिर ऐसे हम बहुत सारे क्राइम्स को क्राइम्स ही नहीं मानेंगे, मॉब लिंचिंग तो फिर गलत है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब हमारी मीडिया यूज करती है, बिग मीडिया हाउसेस इसे यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सो सॉरी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि हमारे काफी ज्यादा पॉलिटिकल सटायर बेस्ड कॉमिक वीडियोस वगैरह बनाता है, कार्टून्स वगैरह बनाता है। अगर वो इस तरह के कार्टून्स वगैरह बना रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे जाकर के जो हमारे सिंगल प्लेटफॉर्म या फिर छोटे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे कॉमेडियंस हो गए, स्टैंड अप कॉमेडियंस, और जो कार्टून वगैरह पब्लिश करते हैं ट्विटर के ऊपर, तो उनके ऊपर आप ये यूज क्यों कर रहे हैं? हमारे बिग मीडिया हाउसेस के ऊपर आप ये यूज नहीं करते हैं। तो हमारे को ये चीज समझनी होगी कि भाई रीजनेबल या फिर फेयर हमारे को क्रिटिसिज्म अलाउड है। तो जब ये बिग मीडिया हाउसेस इस तरह के पब्लिश करते हैं, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हो गया सो सॉरी का, जब ये इस तरह के हमारे कॉमिक वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तब इनकी एक पूरी लीगल टीम होती है जहां पे ये इनको बताती है कि भाई किस लिमिट तक जाकर के आपको ये स्टेटमेंट करना है। और साथ ही साथ हमारे को ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जब ये कैरिकेचर या वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तब ये हमारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वगैरह के ऊपर बना रहे होते हैं, ना कि ये हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बेरर के ऊपर। तो ये एक हमारे लिए याद रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ हमारे को ये भी चीज याद रखनी होगी कि भाई इनका एक प्रेस गिल्ड होती है, साथ ही साथ इनकी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इनके जो एक्शंस वगैरह हैं उनको कंट्रोल करती है। और जब इन्होंने इस तरह के एक्शंस किए हैं, जब इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज की हैं, तब इनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन हाँ, हमारे को ये चीज समझनी होगी कि बिग मीडिया हाउसेस वगैरह को थोड़ी सी हमारे को बिग लीश दे के रखा जाता है, ठीक है, कोर्ट्स वगैरह के द्वारा या फिर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट कर भी देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस वगैरह के अगेंस्ट में, तब इनके ऊपर एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है कि भाई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बेरर्स की, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस की जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, उनके खिलाफ तब बिग मीडिया हाउसेस वगैरह इस तरह के स्टेटमेंट पब्लिश नहीं करते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये फॉर एंड अगेंस्ट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी चीज समझ में आई होंगी और ये टॉपिक आपको अच्छे से
सो आई होप आज जो हमने डिस्कस किया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमने फॉर और अगेंस्ट के जो आर्ग्यूमेंट्स देखे थे वो आपके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के अंदर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमने लीगल प्रोविजंस डिस्कस किए थे वो आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। अब इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ हम अपडेट्स आपके लिए इंस्टाग्राम चैनल पे भी लेके आते रहते हैं। वेरियस हमारे जो वीडियोस अपलोड होते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे हम अपलोड करते रहते हैं कि भाई इनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।